हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट जो हमारी वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने बात की थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के जो हमारे टाइप थे वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वाइनरी और ये सारी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उसके टाइप्स, और उस पर हम लोगों ने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम लोग बात करेंगे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप क्या है, और उनकी कंजर्वेशन के पर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो है क्या। बेसिकली नेचर जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं नेचर के गिफ्ट्स होते हैं जो उन्होंने मानव को दिए हैं अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, यानी अपनी लाइफ को अच्छे प्रोग्रेसिव लाइफ को चलाने के लिए जो हमारी नेचर ने जो हमें गिफ्ट्स दिए हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि वो सारे मटेरियल जो ह्यूमन के लिए वैल्यूएबल है, कोई ना कोई जो ह्यूमन नीड्स है उसको कंप्लीट करते हैं, उसको हम लोग रिसोर्सेज में काउंट करते हैं। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको बात बताऊं, पहले क्या है, रिसोर्सेज तो पहले भी थी, वो सारी थिंग्स जो हमारी नेचर में पहले से प्रेजेंट थी, लेकिन जब उसने ह्यूमन की जो नीड है उसको फुलफिल किया, उसके बाद हमने उसको नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में काउंट करना स्टार्ट किया। अब बात करते हैं एसेंशियल 4 नीड्स क्या होती है। सेटिस्फाई बोथ जो मटेरियल है या स्पिरिचुअल जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं ह्यूमन की, उसको कंप्लीट करना, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फिजिकल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर, हमारी लैंड, वाटर, मिनरल्स, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और बहुत सारी पार्ट जो हमारे इन्वायरमेंट के कंटेंट होते हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अब बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, और प्रेजेंट में जो टेक्नोलॉजी है उसके रेफरेंस में हमारे रिसोर्सेज का क्या रोल है। ठीक है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारे मटेरियल जो ह्यूमन की नीड्स को कंप्लीट करते हैं, नीड्स को फुलफिल करते हैं, वो सारे के सारे जिसको हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या किया है, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ किया। फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम। अगर मैं आपसे 100 साल पहले की बात करूँ या 50 साल पहले की बात करूँ, तो हमारे पास कुछ लिमिट्स में ही हमारे जो रिसोर्सेज थे वो थे, कोल था। जैसे जैसे हमारी नीड चेंज होती रही, हमने टेक्नोलॉजिकल हम लोग डेवलप होते गए, उसके रेफरेंस से हमने क्या किया, हमने अपने रिसोर्सेज की फॉर्म को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे पहले कोल आया, फिर पेट्रोलियम आया, पेट्रोलियम के साथ साथ हमने डीजल निकाला, एलपीजी गैस निकाले। आज प्रेजेंटली आप लोगों ने देखा हुआ, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनको यूज़ करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन को ये एक बात समझ में आ गई है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे बेसिकली कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी अर्थ सरफेस पे लिमिट फॉर्म में पाए जाते हैं। वो एक टाइम के बाद अगर हम लोग उनका ऐसे ही ओवर यूटिलाइजेशन करते रहे तो धीरे धीरे वो ख़त्म होते चले जाएंगे, और हम लोग अगर उन पे डिपेंडेंसी ऐसे ही मेंटेन रही तो फ्यूचर में हम लोग डेवलपमेंट है वो नहीं कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, जैसे ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंसी और टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, उसके साथ ही हम लोग हर एक रिसोर्स का अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उस अल्टरनेट को लाकर हम लोग अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक मल्टी फैक्टेड अप्रोच होती है रिसोर्सेज को यूज़ करने की। फर्स्ट जो हमारी अप्रोच होती है वो होती है रीन्यूएबिलिटी, यानी आप जो रिसोर्स यूज़ कर रहे हो, जो आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, क्या वो आपको दोबारा से मिल पाएगा, क्या नेचर आपको वो दोबारा से दे पाएगी। सेकंड होता है उसका ओरिजिन। ओरिजिन में आपने देखा होगा कि जो हमारे बायोटिक और नॉन लिविंग होते हैं, एबायोटिक जो इवेंट्स होते हैं, उनका ओरिजिन कैसे होता है, कितने लंबे टाइम तो वो हमारे सरफेस पे सर्वाइव करते हैं, ये सारी चीज़ें। देन होती है आपकी यूटिलिटी। यूटिलिटी में हमारा मेन जो
होता है वो हम ये देखते हैं कि जो हमारे प्राइमरी जो सोर्स होता है एनर्जी का वो क्या है, और हमें रॉ मटेरियल फॉर है प्रोडक्शन के रूप में वो हमें क्या मिलता है। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी रिसोर्सेज के अप्रोच के रूप में। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की बाई रीन्यूएबिलिटी, यानी वो आप उन रिसोर्सेज को रिन्यूएबल कर सकते हो या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं सबसे पहले रीन्यूएबल रिसोर्सिंग, ठीक है, जिनको आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हो या एक बार आपने उनको यूज़ किया तो फ्यूचर में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट, सूर्य की किरणें हैं, आपकी हवा है, पवन है, पानी है, मिट्टी है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। लेकिन कहीं ना कहीं इन रिसोर्सेज को यूज़ करते वक्त भी हमें क्या चाहिए, हमें इनके लिए मैनेजमेंट चाहिए, इनके लिए प्लानिंग चाहिए, एक सस्टेनेबिलिटी के साथ हम इन चीज़ों को प्रॉपरली यूज़ करें, ताकि प्रेजेंट में तो है ही है लेकिन फ्यूचर में हम इन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के साथ साथ काम करें, इनकी फॉर्म चेंज करें। जैसे अगर मैं बात करूं 10 से 15 साल पहले जो सोलर एनर्जी है आप उसको एक लिमिटेड फॉर्म में यूज़ करते थे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। प्रेजेंटली आप लोग देखो कि सोलर एनर्जी को बहुत सारी ऐसे एज ए मेजर सोर्स के यूज़ किया जाता है। आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा वो हमारी सोलर एनर्जी ही रहेगी। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, जो जिनको रिप्लेस्ड है वो नहीं किया जा सकता। एक बार आप उनको यूज़ कर लिया, एक बार अगर वो समाप्त हो गए उसके बाद उनको लंबे टाइम तक आप उनको प्राप्त कर पाना मुश्किल है। यानी एक बार आपने उनको यूज़ किया, एक बार वो हमारे अर्थ से ख़त्म हो गए, उसके बाद आप दोबारा से उनको नहीं यूज़ कर पाओगे। जैसे हमारे मिनरल्स है, आप सबको पता है कि हमारे सारे मिनरल्स है वो एक लिमिट्स फॉर्म में है, आप उनको दोबारा से रीगेन है वो नहीं कर सकते। फॉसिल फ्यूल्स हैं लाइक जैसे कोल, आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, इनको बहुत लंबा टाइम लगा है आप लोगों को प्रेजेंट समय तक मिलने के लिए, तो हमें इनको बड़ी केयर के साथ इनको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाय ओरिजिन। ओरिजिन के रेफरेंस से हमारी क्लासिफिकेशन है वो कैसे होती है। फर्स्ट होते हैं आपके बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज यानी लिविंग रिसोर्सेज, यानी जो हमारी प्रकृति में सजीव जो चीज़ें पाई जाती हैं वो, जैसे फॉरेस्ट, आपके जंगल है, वाइल्ड लाइफ यानी हमारी जो वन्य जीव प्राणी है वो है, फिशरीज है, मछलियाँ हैं, लाइव स्टॉक है, जो जीवन को व्यापन करने के लिए सारी चीज़ें होती है वो, एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, हमारी फसलें होती हैं, इनको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है और इनके नंबर ऑफ प्रोडक्शन को आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो, यानी आप इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद बात आती है एबायोटिक रिसोर्सेज की। एबायोटिक जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे, उसके अंदर आपके आती है नॉन लिविंग रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे जिनमें जो जीवन है नहीं पाया जाता। इट मीन्स आपकी निजी जो वस्तुएं होती है वो, जैसे लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स है, लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी, जो भी सारे आपके मेटल एलिमेंट्स होते हैं वो, ठीक है, ये नॉन रीजनरेटिव होते हैं, इनको दोबारा से पैदा है वो नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, एनर्जी और रॉ मटेरियल, यानी एनर्जी रिसोर्सेज हैं आपके वो कौन कौन से हैं, ठीक है, ऊर्जा के आप स्रोत कह सकते हो आप इनको इसके अंतर्गत, जैसे आपका कोल, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, ये इसके अंदर आती हैं। सोलर एनर्जी, सूर्य से मिलने वाली जो आप एनर्जी यूज़, सोलर एनर्जी जो यूज़ करते हो, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, यानी पानी से बनाई जाने वाली जो हमारी ऊर्जा होती है वो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा नदियों के ऊपर बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, उन डैम से हम लोग हाइड्रो पावर की हेल्प से, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर एनर्जी कहते हैं, उनसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाते हैं। क्या किया जाता है, डैम्स पे नदी के पानियों को बांध बनाकर रोक लिया जाता है और वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टरबाइंस को सेट कर देते हैं। हमारी टरबाइंस है वो घूमती है और उससे जो करंट जनरेट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो इन्वर्टर्स होते हैं वहाँ पे उनमें उसको स्टोर कर लिया जाता है और देन इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के बाद आगे उसकी सप्लाई है वो की जा सकती है। अगर इंडिया रेफरेंस में देखें तो बागड़ा नंगल बांध है, आपका हीराकुंड बांध है, ये हमारे कुछ मेजर हमारे डैम प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमारी हाइड्रो पावर प्लांट्स से हमारी बिजली का उत्पादन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रॉ मटेरियल रिसोर्सेज की।
ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे आयरन कोर है, कच्चा लोहा है आता, टिम्बर है, लकड़ियाँ हैं, कॉटन है, रुई है, आपका पानी है और अदर प्रोडक्शन इनपुट्स हैं जिसको हम लोग कच्चे माल की तरह इसको यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि जो इंटरप्ले ऑफ रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट है, यानी जो हमारे रिसोर्सेज है और हमारी इन्वायरमेंट है उसके बीच के रिलेशनशिप की बात करें, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रोल प्ले करते हैं, हम बात करेंगे अब उसकी। फर्स्ट आपका इकोनॉमिक बैकबोन। इकोनॉमिक बैकबोन यानी किसी भी देश को आर्थिक रूप से डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो उसकी किसी भी कंट्री की, किसी भी नेशन की नेशनल जो इकोनॉमी होती है वो एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल के लिए और ह्यूमन सर्वाइव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो हमारी कंट्री की, वो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी होते हैं। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। जो हम आज हमारे रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा जो रिजल्ट ये आ रहा है, हमने अपने इन्वायरमेंट की क्वालिटी को डिग्रेड कर दिया, हमने अपने पर्यावरण को अपने रहने लायक नहीं रखा। धीरे धीरे हमने क्या किया, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ किया कि हमारी जो नेचर है उसके अंदर इतनी छेड़छाड़ की हमने कि वो नेचर है वो पहले जैसी नहीं रही और उसकी वजह से हमें बहुत सारी जो इन्वायरमेंटल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होगी। हमारा पर्यावरण है वो वैसा नहीं रह रहा जैसे पहले था। आज आप लोग अपने आसपास देखो, क्या हवा की गुणवत्ता वैसी है जैसे हमें सांस लेने के लिए चाहिए? आप लोगों को खुद फील होता होगा कि हमें ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं वो होने लगे हैं, सांस की बीमारियां हम लोगों को होने लगी हैं, कैंसर है वो इतना ज़्यादा फैलने लग गया है। आसपास ये देखो, हमने पेड़ों की कटाई कितनी ज़्यादा कर रही है। मौसम के अंदर, वेदर के अंदर चेंजेस आप लोगों को इतने ज़्यादा देखने को मिलते होंगे कि सडन चेंजेस हमारे वेदर में आप लोगों को देखने मिलते हैं। गर्मी है उसका टाइम ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, सर्दियों का समय है वो हमारा कम होता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, जो हमने नेचुरल रिसोर्सेज के ओवर यूटिलाइज़ किया, उनको अधिक से अधिक उनका जो दोहन किया है, उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम सस्टेनेबल बैलेंस की। सस्टेनेबल बैलेंस हमारे यानी हमारी जो इकोनॉमी है और हमारी जो हेल्थ है उसके बीच में हमें एक बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा, तभी जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर पाएगा, अपनी इन्वायरमेंट के साथ डेवलपमेंट कर पाएगा। चाहे वो उसके हेल्थ रेफरेंस से हैं, चाहे उसकी इकोनॉमी डेवलपमेंट है, वो तभी सक्सेसफुल है जब लोग हम रिसोर्सेज के अंदर यानी हमारी नेचर के अंदर, अपने इकोसिस्टम के अंदर एक हेल्दी इन्वायरमेंट है वो मेंटेन करके रखें और जिससे ह्यूमन है वो एक अच्छी लाइफ सर्वाइव कर पाए और हमारा इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा बना रहे। अब बात करते हैं कि जो रिसोर्सेज है उसकी मैनेजमेंट के लिए हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो हमारे क्या क्या है। फर्स्ट है आपका अनइक्वल कंजप्शंस। आपने देखा होगा कहीं पर हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा है वहाँ पे उसको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, कहीं पर जो रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पे उनका टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वहाँ पे उसका जो प्रोडक्शन अमाउंट है वो इस तरीके से नहीं बढ़ पाया कि जो एक अच्छी इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल हो। तो कहीं ना कहीं क्या है कि नेशन वाइज हमारी जो रिसोर्सेज है उसके अंदर जो कंजप्शंस है वो अनइक्वल है। जैसे जैसे हाई पर कैपिटा इनकम रेट बढ़ता रहता है, डेवलपमेंट है हमारे नेशन की वो बढ़ती रहेगी। उसके बाद बात करते हैं लैंड यूज़ प्लानिंग की। हमें जो फूड की प्रोडक्शन है और जो नीड्स हैं उसके बीच हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कि हम लोग इस तरीके से हम लोग प्लानिंग करें कि हम लोग प्रेजेंटली हमें पता है कि इंडिया है वो वर्ल्ड का फर्स्ट पॉपुलेशन होल्डर कंट्री बन चुका है, लेकिन अगर हम लोग एग्रीकल्चर लैंड एरिया के रेफरेंस में बात करें तो हमारा ज़मीन का भाग है जो खेती करने लायक है वो बहुत कम है। तो इसका सबसे बड़ा बैड इफेक्ट क्या आ रहा है कि हम लोग कम एग्रीकल्चर लैंड पे ओवर प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम फर्टिलाइज़र का, फर्टिसाइड्स का, ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्शन अमाउंट भी गेन करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड है वो ना करें। सेटलमेंट है वो प्रॉपर तरीके से प्लान होनी चाहिए
और हमें हमारे जो वाइल्ड लैंड एरिया है, जो हमारी वन्य जीव भूमि है, उसको भी हमें प्रिजर्व करके रखना है ताकि जो हमारे वन्य जीव है वो भी एक अच्छा जीवन है वो जी सके। उसके बाद है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। हमें ह्यूमन लाइफ को क्या करना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड को, उसके कंजप्शन पैटर्न को कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। हमें हेल्दी और केयरिंग कैपेसिटी है जो हमारे इकोसिस्टम के लिए, उसको यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से एक विवेक के साथ, बुद्धि के साथ हम लोग यूज़ करें ताकि आज की जो हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो, लेकिन साथ के साथ हम आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी अपने रिसोर्सेज को बचा सकें। अब बात करते हैं कंक्लूज़न की। कंक्लूज़न में हमारे क्या है कि जो रिसोर्सेज है वो इनवैल्यूएबल गिफ्ट्स हैं, ये हमें दोबारा से नहीं मिलेंगे। इन गिफ्ट्स को हमें संजो के रखना है ताकि हम फ्यूचर में हमारी लाइफ को सस्टेन कर पाए और ह्यूमन है वो प्रोग्रेस कर पाए। हमें टाइप को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग का कि ओरिजिन कैसे होता है, हमें किस तरीके से जो रिसोर्सेज है उनको यूज़ करना पड़ेगा। और लास्ट है आपकी कंजर्वेशन के एफर्ट्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्वायरमेंट को कंजर्व करना होगा, तभी हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। नहीं तो धीरे धीरे हमारे जो रिसोर्सेज है वो हमारे